एक्स्ट्रा क्लास में अब एक और चैप्टर जिसके मेन कैरेक्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। ऐसा लग रहा है कि ओवैसी साहब ने एक बार फिर गजब का गियर शिफ्ट किया है। पिछले साल हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम का मैसेज देश दुनिया को गया था और वही दे रहे थे, ओवैसी ही दे रहे थे घूम घूम के। पाकिस्तान और वहां के हुक्मरान को कड़ी नसीहतें देते रहे, लेकिन नए साल में ओवैसी ने सीधे चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कई का बांग्लादेश। दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा और तुम बांग्लादेश बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है, इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज़ होना चाहिए। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी अब सिर्फ बयान नहीं दे रहे हैं, वो खुली चुनौती दे रहे हैं, वो भी सीधे मोदी सरकार को। कभी ओवैसी बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर भड़क कर कहते हैं सरकार बताए क्या कर रही है, तो कभी सियासी मंच से पाकिस्तान को ललकारते हुए सवाल उछालते हैं 26/11 और पहलगाम के गुनहगार दहशतगर्दों को भारत पकड़कर क्यों नहीं लाता। चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर। ढाका से इस्लामाबाद तक ओवैसी के चैलेंज की रेंज लंबी है, लहजा तल्ख है और निशाना सीधे मोदी सरकार की नीतियों पर। सब कुछ आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। ओवैसी के इस ढाका चैलेंज को मोदी सरकार ने किस तरह ताल ठोक कर कबूल किया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ओवैसी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो विदेश नीति पर मोदी सरकार और बीजेपी को खरी खरी तो सुना ही रहे हैं, बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने को मोदी सरकार की असली परीक्षा बता रहे हैं। बांग्लादेश की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। 1971 के बाद, बांग्लादेश के बनने के बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है, क्योंकि हम लोग 1100 किलोमीटर का लैंड का बॉर्डर है और पानी का भी बॉर्डर हम शेयर करते हैं उससे, और वहां पर चीन एक एयर स्ट्रिप बना रहा है जो भारत के बॉर्डर के करीब है। वहां पर पाकिस्तान के ISI के लोग आ चुके हैं। आखिरी बात यह है कि साउथ एशिया में हमारा दोस्त कौन है, ये मोदी सरकार बताए देश को। ये पहली बार नहीं जब ओवैसी मोदी सरकार की मजबूत विदेश नीति के नैरेटिव पर निशाना साध रहे हों और देशभक्ति के मुद्दे पर बीजेपी को उसी के मैदान पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी सियासी मंचों से बांग्लादेश के साथ रिश्तों को लेकर मोदी सरकार की डिप्लोमेसी पर वो सवालिया निशान लगाते रहे। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कई का बांग्लादेश। बांग्लादेश की जब तुम बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात बीजेपी वालों। वो बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है, इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। उस बांग्लादेश को जिसमें हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में यह हो रहा है। हैदराबादी भाईजान खुली चुनौती दे रहे हैं और हर चुनौती मोदी सरकार को। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई विदेश नीति की चिंता है, या फिर चुनावी मौसम में सियासी धार तेज करने की कोशिश, या फिर ओवैसी खुद को एक ऐसे निडर लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकता है। ओवैसी ने इस बार सीधे मोदी सरकार की मजबूत विदेश नीति के नैरेटिव पर निशाना साधा। इस सीधे हमले पर मोदी सरकार ने भी चुप्पी नहीं साधी। दो टूक जवाब सीधे सरकार की तरफ से भी आया। जवाब ये
कि अपने लोगों की रक्षा के लिए हमें जो करना होगा वो एक्शन लिया जाएगा। If a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. You know, nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. लेकिन सवाल यह है कि ओवैसी कल तक पाकिस्तान की आतंकी करतूतों का पूरी दुनिया में पर्दाफाश कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ओवैसी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बेनकाब किया और हिंदुस्तान का पक्ष दमदार तरीके से रखा, आज वही ओवैसी मोदी सरकार को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? विदेश नीति पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? और ये जो वाकयात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। तो जहाँ पर हम दीपू चंद्र दास की हत्या और उसके जलाने की हम पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी बांग्लादेश से और भारत सरकार के हमारे देश में ताल्लुकात और ख़राब नहीं होंगे बल्कि अच्छे होंगे। अब जब आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज कर दिया, तो वैसे इसे लेकर भी बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखे तंज कस रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेज देती मोदी सरकार। पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे हैं, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो, तो नरेंद्र मोदी से पूछो। इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए, नहीं दिए? बताओ मेरे को। मुंबई की जनता को बोल रहे थे तो हमने बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, दिल्ली में बैठी हुई है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी को वाकई बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा और राष्ट्रहित की चिंता है, या फिर चुनावी मौसम में खुद को एक निडर टकराव वाला नेता दिखाने की रणनीति है? इन सवालों के जवाब खुद ओवैसी के बयानों से ही साफ हो जाते हैं, जिसमें वो अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर दिख जाते हैं। भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। ये तमाम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिल में जो तकलीफ है तुम्हारी ज़बान पर आ जाए। ना पाकिस्तान जाएंगे, ना भारत को कमजोर होने देंगे। मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। विदेश नीति की बात हो, आतंकवाद पर सवाल हो, कुछ देर के लिए ओवैसी का लहजा राष्ट्रवादी दिखता है, लेकिन फिर वो तुष्टीकरण की पिच पर आकर विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मजलूम बताने की पुरानी लाइन पर लौट आते हैं। सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये तमाम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिल में जो तकलीफ है तुम्हारी ज़बान पर आ जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जो ख्वाब है उसको पूरा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको साथ लाकर खड़ा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको लीडर बनाया जाए। मजलिस का पैगाम ये है कि तुम साथ भी खड़े हो गए, तुम आंख में आंख डालकर जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ोगे। ओवैसी की पॉलिटिक्स का ये वो फिक्स्ड फ्रेम है जिसमें बाहर दुश्मन पर हमला और भीतर मुसलमान पहचान की राजनीति, देश को कटघरे में खड़ा करना,
विक्टिमहुड का हथियार निकालकर हर मुद्दे को वोट बैंक नैरेटिव में मोड़ देने की रणनीति, यानी कि वही पुराना राग। हिंदुस्तान में नाइंसाफी सिर्फ एक ही समुदाय के साथ हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की, मगर ये तो बताओ मोदी जी, अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी? अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। ओवैसी की सियासत का यही परमानेंट पैटर्न है। तो क्या अपनी इस इमेज को काउंटर करने की कोशिश में ओवैसी मोदी सरकार को 26/11 और पहलगाम हमले के गुनहगारों को दबोच लाने का खुला चैलेंज कर रहे हैं? तंज कस रहे हैं कि जब ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ला सकते हैं तो 56 इंच के सीने वाले मोदी जी लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज और मसूद को दबोच कर भारत। ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है। मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले इनके जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठा कर अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या कम है? कि क्या सच में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा है, या विक्टिम पॉलिटिक्स वाली इमेज को बैलेंस करने की कोशिश, या फिर हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के फ्रेम में ढालकर अपना वोट बैंक को गर्म रखने का दाव, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के स्ट्रॉन्ग इमेज को चैलेंज कर खुद को लाइमलाइट में रखने की स्ट्रेटेजी? सवालों की इस फहरिस्त के बीच ओवैसी अकेले नहीं है। उनके सुर में सुर मिलाते हुए कुछ और चेहरे भी सामने आए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ओवैसी से 2 कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात कह दी और ये बात करते करते आसिम मुनीर को मारने या पकड़कर लाने की चुनौती दे डाली। मुसलमान नहीं देखना चाहता पाकिस्तान को, हम कहते हैं पाकिस्तान को ही नक्शे से मिटाओ। बिल्कुल करना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ चुन चुन के मारो जो लोग हैं इस तरह के, जो हिंदुस्तान को बार बार जो है उनके ऊपर हमले या इस तरह की बातें करते हैं, उनको खत्म करो। बिल्कुल तो कहते हैं जनरल आसिम मुनीर को खत्म करो ना, मारो, उसी को पकड़ के लाओ। जब अमेरिका पकड़ के ला सकता है किसी भी देश के प्रेसिडेंट को, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं ला सकता? हम भी तो विश्व गुरु हैं।